Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on Regulatory Bodies Examination. स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू आर आरबीआई, सेबी, इफ्सका और बाकी जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम है, ऑल्सो फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. द पर्टिकुलर न्यूज़ दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and of course especially for the RBI because it is directly related to RBI and Government of India. न्यूज़ क्या है कि RBI ने अनाउंस किया कि वो कितना डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे. तो आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो डिविडेंड जा रहा है इसका इफेक्ट क्या है. तो दो इफेक्ट प्राइमरली हम बात करेंगे. पहला, बॉन्ड यील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है. दूसरा कि गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ RBI, जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में ऑलरेडी बताया था. 3-4 वीडियो देखोगे बैक तो मैंने वहाँ पे आपको इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ RBI समझाया है, जहाँ मैंने आपको बताया कि RBI की बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है, RBI क्या चीज़ें अपनी कैपिटल में रखता है और कितना पैसा RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है, ठीक है. इट वाज बेस्ड ऑन बिमल जालन कमेटी, ठीक है. तो अगर आपको कुछ डाउट है रिगार्डिंग इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क तो आप वो वीडियो जरूर देखना. आपको वहाँ से काफ़ी डाउट्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे. नहीं होते तो जस्ट यू कैन ऑल्सो कमेंट देम इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. तो डिविडेंड बात करते हैं पहले. डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस. वो जो इंटरेस्ट, टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन सब हटा के जो बचता है वो, और बाकी फिर रिजर्व्स में डालने के बाद जो पैसा बचता है वो हम डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देते हैं. तो RBI का शेयर होल्डर कौन है? 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मतलब RBI को 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ठीक है. तो कंट्रोल, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर अपने तरीके से काम करती है, बट अल्टीमेटली द ऑनर ऑफ RBI इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. RBI स्टैट्यूटरी बॉडी वी विल नो बिकॉज देयर इज RBI एक्ट जिसके प्रोविजंस के मुताबिक RBI चलता है, ठीक है. तो ये हमें पता है ऑलरेडी, तो इसलिए वो ऑटोनॉमस भी है. कुछ अगर RBI में चेंजेस आने तो पार्लियामेंट्री एक्शन लेके आना पड़ेगा. एग्जीक्यूटिव का काम नहीं, वो लेजिस्लेटिव का काम है. थोड़ा पॉलिटिकल पार्ट हो गया ये. मतलब कि आप RBI में चेंजेस लेके आने, आपको उसका बोर्ड का बोर्ड के मेंबर्स चेंज करने हैं, क्वालिफिकेशन चेंज करनी है, आपको कैपिटल रिजर्व कम करवाना है, आपको कुछ भी चेंज करना है, यू हैव टू पास इट इन द पार्लियामेंट. एंड पार्लियामेंट में जा रहा है मतलब ये एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा है, इट इज़ बीइंग डन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द हाउस, नॉट बाय द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया हमारा, जैसे कैबिनेट हो गया, PM हो गया. दिस इज एग्जीक्यूटिव बॉडी जो डिसीजन लेते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, वो खुद अकेले में नहीं कर सकते, दे हैव टू पास ऑन द एक्ट, ठीक है. इसलिए RBI को ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. बट RBI हैज़ टू गिव द डिविडेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब ये डिविडेंड कैसे डिसाइड करते हैं? जितने भी खर्चे सारे काट लो, उसके अलावा जो मैंने बताया था अपने कैपिटल से पैसा डालो. कैपिटल में किस हिसाब से पैसा डालो कि आपका बैलेंस शीट के अराउंड 5.5% से 6.5% ऑफ द बैलेंस शीट साइज आपका कंटिजेंसी रिस्क बफर होना चाहिए. आप इसके बीच में डिसाइड कर सकते हो क्या होगा. RBI ने इस बार 6% सोचा है कि हमारा कंटिजेंसी रिस्क बफर 6% होना चाहिए गिवन द रिस्क इन द इकोनॉमी. इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है कि अभी 6.5% कर दिया गया है 6% प्रीवियसली से. तो ये आपको एग्जाम के लिए याद करना है, ठीक है. यहाँ पे लिखा है कि कंटिजेंसी रिस्क बफर इस बारी 6.5% कर दिया गया है, मतलब कि बिल्कुल हाईएस्ट रिस्क ले लिया है. पहले 6% था ये, ठीक है. इसको आप एक बारी देख लेना, ओके. अब हमने कहा कि इतना होना चाहिए. अब RBI क्या देखेगा कि यार क्या मेरे पास 6.5% का रिजर्व में पड़ा है. रिजर्व में कैपिटल आ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाते हैं, एंड देयर इज अ प्रोविजंस ऑल्सो इन RBI बैलेंस शीट. उनमें अगर पैसा पड़ा है इतना तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो आप पहले वहाँ पे पैसा डालो, फिर जो बचता है वो फिर आपका आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो, ठीक है. ये रहता है. तो इस बारी कितना दिया गया है? अराउंड 2,10,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. लास्ट ईयर आई थिंक ये कम था, 80,000 करोड़ था, ठीक है. उससे पहले ये हाईएस्ट था कुछ 1.8 या 9 इतना था, ठीक है.
ठीक है, तो ये अभी कितना हो गया, 2.1 ट्रिलियन हो गया है। 1 ट्रिलियन इज 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़। ठीक है, अभी है 2,10,000 करोड़। ठीक है, ये लिखा है अमाउंट, यहाँ भी इस अमाउंट को भी आपको याद रखना। जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपको एग्जाम के लिए, आरबीआई के लिए याद रखनी है। तो इतना पैसा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। क्लियर इतना? ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। पहले हम बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट पे, ये समझना आसान है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट होगा वो कम होने के चांसेस हैं, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई आपसे पूछे कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, आप उसको ये बोला कैपिटल रिसिप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, बस आप सिंपली ये कहने कि फिस्कल डेफिसिट वो पैसा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से बोरो करती है। आरबीआई से बोरो करे वो भी चलेगा, बट क्या जो डिविडेंड आ रहा है ये आरबीआई बोरो कर रहा है, बैंक सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रहा है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिविडेंड उनका अपना है। ठीक है, दे आर नॉट बोरोइंग। अब कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई को पैसे वापस नहीं देने हैं, तो इससे फिस्कल डेफिसिट भी आपका कम हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एस्टिमेट लगाया था डिविडेंड्स का, ये कम लगाया था और बट मिला उनको ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट ईजिली अचीव हो जाएगा। ठीक है, ईजिली अचीव हो जाएगा, जो कितना है 5.1% ऑफ जीडीपी। ओके, सिंस जो ये पैसा मिल रहा है डिविडेंड ये 23-24 का मिल रहा है, बट मिल तो 24-25 में रहा है, तो हम उसको अब लिखेंगे अकाउंट्स के अंदर, अब जब पैसा आया है तो इसलिए अभी कंसिडर किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया आरबीआई की डिविडेंड का इफेक्ट ऑन फिस्कल डेफिसिट, आपको समझ में आ गया। अब मतलब बॉन्ड यील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके लिए आपको मतलब बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है, देखो क्या होता है ना, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, इसको डिस्काउंट पे लेट से इशू किया था हमने, इसकी फेस वैल्यू लेट से 100 है। ओके, बट इसको हमने 90 रुपीज़ में इशू किया था, जिसके पास था मतलब उसको अराउंड 10-11% का मिलता। ठीक है, फ़ायदा कुछ जितने दूर टेन्योर होगा उतने टाइम के बाद। ठीक है, मैं लगाता हूँ, मैं 10% ले लेता हूँ एवरेज। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो रहा है ना, थोड़े टाइम बाद ये पर्टिकुलर जो हमारा बॉन्ड है, मैं बॉन्ड एक्स लिख लेता हूँ, बॉन्ड एक्स, मार्केट में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो बॉन्ड है ना, ये मार्केट में ट्रेड भी हो सकता है, सेकेंडरी मार्केट। मतलब आपने बॉन्ड पेपर ले लिया ना, भले आपका बॉन्ड 5 साल के बाद आपको वापस उसके पैसे मिलेंगे 100 रुपये, 90 में था कुछ 100 रुपये मिलेंगे 5 साल के बाद, जितने भी साल का टेन्योर होगा उतने साल के बाद मिलेंगे। लेकिन आप चाहो तो उसको मार्केट में जाके बेच भी सकते हो, जैसे आप शेयर्स बेचते हो ना, हमने शेयर ले लिए हैं, शेयर तो आई थिंक जब तक कंपनी तब तक रहते हैं, बट आप उसको मार्केट बेच भी सकते हो जब आपको नीड है। सिमिलरली आप बॉन्ड्स को मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। सिंपली आपको समझ में आ गई ये चीज़। अब जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर गया, कैसे गिरा मैं बताता हूँ। लेट्स से मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया 8%। ठीक है, मार्केट में हो गया 8%। ठीक है, मार्केट में हो गया 8%। अब मैं इसको लिंक करता हूँ डिविडेंड वाली न्यूज़ से। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड मिल गया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्केट से पैसा नहीं कम उठाएगी पहले से। ठीक है, पहले से कम उठाएगी, तो मतलब मार्केट में पैसा सरप्लस में हो गया, तो मार्केट में पैसा थोड़ा सरप्लस में हो गया, मतलब कि इंटरेस्ट रेट गिर गए। यही हुआ डिविडेंड आने के बाद का इम्पैक्ट, कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गए। जब इंटरेस्ट रेट गिर गए तो आपको क्या लगता है इसके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? मतलब जो आदमी ने 90 का ये खरीदा था, जिसको कुछ टाइम के बाद 100 रुपये मिलने थे, क्या वो 90 का ही बेचेगा? ऑफकोर्स नहीं बेचेगा, उससे ज़्यादा का ही बेचेगा। उसको पता है कि भाई मेरा बॉन्ड जो है वो 10% का इंटरेस्ट दे रहा है आपको लॉन्ग टर्म में, बल्कि ये सिर्फ आपको अभी 8% मार्केट में चल रहा है, वो तो इस बॉन्ड को महंगा बेचेगा ना, वो अराउंड 94 तक का बेच दे लेट से। ठीक है, 94 का बेच दे। अब बात आती है बॉन्ड यील्ड क्या है। ठीक है, अब बॉन्ड यील्ड समझने वाली है। अब जो आदमी ये 94 पे लेगा, अब जो आदमी 94 पे लेगा इससे ये बॉन्ड, उसको तो कुछ टाइम के बाद अगर जो वो बॉन्ड को
उसका टेन्योर खत्म होगा बॉन्ड का, उसको तो 100 रुपये के अराउंड मिलेंगे, उसको तो 100 रुपये के अराउंड मिलेंगे। मतलब ऐसे कि समझो उसको 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन लगाया उसने 94, मतलब उसको कुछ 6% का फायदा हुआ। मैं रफली देखो फिगर यहाँ पे जो भी है ना अप्रोक्सीमेट है, बिल्कुल मैथमेटिक्स से ऐसा नहीं कि कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, कि अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ। अराउंड 6% का उसको उस पर फायदा मिला। ठीक है, काफ़ी कम है ये है बॉन्ड यील्ड, ये है बॉन्ड यील्ड। मतलब कि उस जो ये बॉन्ड था इसका जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस उसका जो अभी 94 रुपीज मार्केट प्राइस चल रहा है, उसका जो ये 94 रुपीज मार्केट प्राइस चल रहा है, इससे जब वो मैच्योर होगा बॉन्ड, उसको कितना फायदा मिलेगा जो उसको अभी बाय कर रहा है मार्केट प्राइस से, वो होता है बॉन्ड यील्ड। अब जैसे मैंने बताया कि जब इंटरेस्ट रेट गिर गए मार्केट में तो बॉन्ड यील्ड भी गिर गई। बॉन्ड यील्ड क्यों गिरी? क्योंकि बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया। जो आदमी अभी ले रहा है वो महंगे में लेगा, बॉन्ड प्राइस को महंगा पड़ेगा, और अल्टीमेटली जब वो मैच्योर होगा, मैच्योर तो जितने का बॉन्ड मैच्योरिटी वैल्यू है उतने पे ही होगा, वो तो मैच्योरिटी की वैल्यू तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी ना जब मैच्योर होगा, तो उसको उस पर कम फायदा मिलेगा, तो बॉन्ड यील्ड गिर जाएगी। तो रिलेशन समझ में आया आपको? मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हुआ, बॉन्ड प्राइस बढ़ गया, कोई आदमी जब बॉन्ड लेने गया उसको तो उसको उस पर कम मुनाफा मिलेगा, तो वो क्या हो गया, उसका बॉन्ड यील्ड गिर गया। तो बॉन्ड इंटरेस्ट प्राइसेस इंक्रीजेस, बॉन्ड वैल्यू विल इंक्रीज। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर रहा है तो बॉन्ड का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है बट यील्ड गिर रही है। तो यील्ड और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्टली रिलेशन है, बट यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस का इन्वर्सली रिलेशन है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। फिर समझा देता हूँ। देखो जो 90 रुपये का था ना, जब ये बॉन्ड शुरू में बना, प्रिंट हुआ बॉन्ड, जब बॉन्ड एक्चुअली में बना, बॉन्ड का प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेज 90 में जिस बंदे ने बॉन्ड खरीदा प्राइमरी मार्केट से, फिर वो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो रहा है, मतलब बॉन्ड का मार्केट में प्राइस डिसाइड हो रहा है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मार्केट पैरामीटर्स लाइक इंटरेस्ट रेट। अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो जो बॉन्ड अच्छी वैल्यू दे रहा है लॉन्ग टर्म में, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा दे रहा है, मार्केट में अभी इंटरेस्ट रेट कम है। तो जो आदमी उसको लेगा, क्योंकि उस बॉन्ड की उस बॉन्ड पे क्या प्राइस बढ़ गए हैं, तो वो जब वो कोई आदमी उस बॉन्ड को खरीदेगा आज के टाइम में, तो उसको फ्यूचर में थोड़ा कम पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस अभी ज़्यादा है बट मैच्योरिटी की वैल्यू तो फिक्स है, तो उसकी बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज द इम्पैक्ट विच वी हैव सीन, विच इज रिटन हियर कि अ सरप्राइज डिविडेंड बाउंटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक कूल्ड बॉन्ड यील्ड्स। कूल्ड बॉन्ड यील्ड्स मतलब कि यील्ड कम कर दी है, कूल हो गया। हम कहते हैं इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया, मतलब इन्फ्लेशन कम हो गई है। ऐसे ही बॉन्ड यील्ड कूल डाउन हो गई, मतलब कि बॉन्ड यील्ड कम हो गई है। एज द मार्केट बेट दैट इट वुड हेल्प इन गवर्नमेंट मीट फिस्कल डेफिसिट फॉर द 24-25। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कैसे डिसाइड किया जा रहा है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग फिस्कल डेफिसिट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हाउ इज इट इम्पैक्टिंग बॉन्ड यील्ड। ठीक है, ये हमारे आरबीआई फेज 2 फेज 1, सेबी फेज 2 फेज 1, इसका फेज 1 फेज 2 सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट लीव बिहाइंड एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम। दिस समथिंग यू हैव टू डू अनकंडीशनली। ठीक है, सो ट्राई टू रीड दिस सच न्यूज़। कोई डाउट होता है तो जस्ट रेज द डाउट विथ फैकल्टीज। यू कैन ऑलवेज आस्क एनी काइंड ऑफ अ डाउट इन कमेंट सेक्शन. Do not be hesitant, just comment down below and ask any doubt if you have. So all the best guys and keep studying.